नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। दुबई में द बर्निंग प्लेन, जहां दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे खतरनाक क्रैश लैंडिंग हुई। प्लेन जैसे ही रनवे पर उतरा वो आग का गोला बन गया और इस प्लेन में सवार 20 देशों के 300 यात्रियों की सांसें अटक गई, उनकी जान में रह गई। वो बस परेशान थे लेकिन बच गए। हादसा गंभीर हो सकता था। इस लैंडिंग को देखकर दुनिया हैरान रह गई, दंग रह गई। आग का गोला बना हवाई जहाज। धमाके के साथ प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वाहा हो गया विमान। दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन की सबसे खौफनाक लैंडिंग। खौफ खा गया पायलट, दहशत में आ गए यात्री। दुबई एयरपोर्ट पर द बर्निंग प्लेन। यह है हवाई जहाज की क्रैश लैंडिंग का लाइव वीडियो। आप देख सकते हैं प्लेन एयरपोर्ट पर उतर रहा है। उसके पिछले हिस्से से भयंकर धुआं निकल रहा है। यह समझ लीजिए कि यहां दहशत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी पायलट और विमान में सवार बाकी क्रू मेंबर्स को यह पता लग चुका है कि विमान किसी भी वक्त आग के गोले में तब्दील हो सकता है। प्लेन में धमाका भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि धुआं उठता हुआ यह प्लेन हवाई पट्टी पर तकरीबन उतर चुका है। ये रनवे पर उतरते ही घूमने लगता है और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। अचानक प्लेन के पिछले हिस्से से एक आग का गोला निकलता है और आग का ये गोला पूरे प्लेन को फूंक डालता है। और ये देखिए कैसे प्लेन से काला धुआं और आग की लपटें निकल रही हैं। प्लेन में धधकती ये आग हवाई जहाज को तहस नहस कर देती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे यात्री विमान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हवाई जहाज में सवार यात्रियों का क्या हुआ, पायलट का क्या हुआ, प्लेन में सवार क्रू मेंबर्स का क्या हुआ। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्लेन में आग कैसे और क्यों लगी और क्यों पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस प्लेन ने कहां से उड़ान भरी थी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट के क्रू मेंबर्स और पायलट एक संदेश भेजते हैं। प्लेन में कुछ खराबी आ गई है और इमरजेंसी लैंडिंग करानी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ सतर्क हो जाता है, लेकिन विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना प्लेन के अंदर सफर कर रहे यात्रियों को नहीं दी जाती। यात्रियों को कानों कान खबर भी नहीं लगती कि जिस प्लेन में वो सवार हैं, जो चंद मिनटों के अंदर आग के गोले में तब्दील होने वाला है, उस विमान में धमाका होने वाला है। इतने में एयरपोर्ट पर एमिरेट्स की यह फ्लाइट EK521 आते हुए दिखाई देती है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक एक कर्मचारी तैयार था। आगे क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट पर कई हवाई पट्टियां हैं। प्लेन में आई खराबी के चलते पायलट कंफ्यूज था कि किस हवाई पट्टी पर वो प्लेन को लैंड कराए। कहा यह जा रहा है कि हड़बड़ी में लैंडिंग कराते वक्त प्लेन की नोज डाउन हो गई और प्लेन सही सलामत न उतरने के बजाय क्रैश लैंड कर गया। इसके बाद जो विमान के साथ होता है, पूरी दुनिया में उसकी तस्वीरें फैल जाती हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है और एमिरेट्स एयरलाइंस का प्लेन तबाह हो जाता है। आज तक ब्यूरो। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 1 मिनट का फासला था। विश्वास कीजिए, अगर 1 मिनट की भी देरी हुई होती तो 300 यात्रियों की जान जा सकती थी। भारत के तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी थी इस प्लेन ने और ये जा रहा था दुबई, लेकिन वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही ये प्लेन उतरा,
सबकी, दुनिया की, और उसमें सवार 300 लोगों की जान में जान आई। कैसे बची इन 300 लोगों की जान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमिरेट्स के प्लेन को खाक होते हुए दुनिया ने देखा, क्योंकि ये खबर दुनिया के लिए चौंकाने और हैरान करने वाली है। कुछ देर के लिए इस हवाई जहाज की क्रैश लैंडिंग दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें डाल देती है, और खासकर हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इस प्लेन में 20 देशों के यात्री सवार थे। प्लेन में कुल 300 लोग सवार थे, जिनमें 226 भारतीय इस प्लेन में थे। 18 क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सफर कर रहे थे, जबकि 19 अलग अलग देशों के 56 यात्री थे। एमिरेट्स एयरलाइंस का बोइंग 777 एयरक्राफ्ट सुबह 10:19 पर भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन को 12:50 पर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन दुबई पहुंचने से ऐन पहले प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और पायलट दुबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहता है, लेकिन ये लैंडिंग क्रैश हो जाती है। ये मालूम है कि इसमें जितने लोग इस विमान में थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। एकाएक एक बड़ा धमाका हुआ। ये क्रैश लैंड जब किया, जैसे ही ये विमान बोइंग 777-300 विमान था, तिरुवनंतपुरम से दुबई की ये यात्रा थी, और लैंड करते समय ही एकाएक, क्या लैंड करने के बाद धमाका हुआ ये अभी साफ नहीं है। इसका जो राइट साइड का, स्टारबोर्ड साइड का इंजन है, उसमें एकाएक धमाका हुआ और आग लगी। इसकी वजह क्या है अभी यह साफ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि विमान में सवार सभी 300 लोग कैसे सुरक्षित बच गए, जबकि प्लेन के अंदर यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना भी नहीं दी गई थी। हम आपको बता दें कि ये प्लेन के पायलट और क्रू मेंबर्स की सूझबूझ थी, जिसकी वजह से सारे यात्री सुरक्षित बच गए। चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे यात्रियों की जान बची। आप इस एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं कि क्रैश लैंडिंग के वक्त कैसे यात्रियों की जान बचाई जाती है। ठीक ऐसे ही प्लेन के इमरजेंसी गेट खोल दिए जाते हैं और इन्हीं गेट से यात्रियों को उतार दिया जाता है। We do not have yet all the information. Thankfully, there was no fatalities among our passenger and crew. Our first priority in this case, that well-being of our passenger and crew, and answer queries from all the family. We have activated our emergency center here, and we are always trying to take care of our passenger. We have extended our full operation to the authority and emergency service during this time or situation. Our thoughts are with everyone involved, and I request you to respect the privacy of all our passengers. एमिरेट्स एयरलाइंस से भी क्रैश लैंडिंग से पहले ही प्लेन के इमरजेंसी गेट खोल दिए गए। इसके बाद तो यात्रियों में जैसे भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 लोग घायल जरूर हुए, लेकिन सभी की जान बच गई। हालांकि यात्रियों के प्लेन से उतरते ही चंद मिनटों में प्लेन जलकर खाक हो गया। जिस वक्त प्लेन में आग लगी, उसके कई हिस्से भी हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। इंजीनियरिंग चेक्स होते हैं कि एक विमान ने कितनी लैंडिंग और टेक ऑफ्स किए हैं। उस लैंडिंग टेक ऑफ के ऊपर में इंजीनियर्स लोग मेंटेन करते हैं। कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ के पहले भी इंजीनियर्स लोग चेक करते हैं और फिर उसको गो हेड देते हैं, तब फ्लाइट टेक ऑफ करती है। थोड़ा भी कुछ अगर होता है तो उसके ऊपर स्वाभाविक है कि वो प्लेन में अगर कुछ हुआ है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और इसकी हमको वेट करना चाहिए कि क्या कारण इससे आते हैं, जैसे कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। इस हादसे के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सभी उड़ानें 4 घंटे के लिए रद्द कर दी गई और कई उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया। एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया कि वो प्लेन में सवार सभी यात्रियों का पूरा ख्याल रखेंगे। आज तक ब्यूरो। बुलंदशहर गैंगरेप ने पूरे देश को दहला कर रख दिया और अब उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने बयान दिया और अब उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। हालांकि आजम खान अपने बयान से पलटे भी। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने आजम खान से इस मुद्दे पर बात की है।
बुलंदशहर की घटना को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, संसद तक में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन हमारे साथ हैं आजम खान, जिनके एक बयान ने इस घटना को लेकर दिए इस बयान ने और भी विवाद पैदा कर दिया है। हम बात करते हैं खुद आजम खान साहब से। आजम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये घटना हुई, आपने जो बयान दिया उससे ऐसा लगता है, पीड़ित परिवार को ऐसा लगता है कि उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपने बयान दिया उससे उनको दुख हुआ होगा और ज्यादा? नहीं, हम तो इसमें दुख से ज़्यादा उनके दुख के इलाज के भी हक में हैं और चाहते हैं कि इसमें वो सज़ा होनी चाहिए जो इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारी किस बात से उन्हें दुख हुआ। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि अगला ऐसा हादसा न हो। उसके लिए हमारे तौर पर, सरकार के तौर पर ज़रूर ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो ऐसे हादसा को रोका जाए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जैसा उधर से रिएक्शन आया है। कोई सवाल ही नहीं उठता हमारे जैसे सेंसिटिव आदमी से ऐसी उम्मीद करना, क्योंकि मैं क्रिमिनल वकील भी रहा हूं। सीरीज ऑफ क्राइम्स आप देखें, एक ही दिन में एक ही किस्म की कई वारदातें। इसमें कहाँ कोई दो राय हो सकती है कि जो वाकया हुआ है बुलंदशहर में, उसकी कोई मजम्मत के अल्फाज ही नहीं है। उसको किस अंदाज में बुरा कहें या किस अंदाज में उसको जुल्म कहें, इंतहा है जुल्म की। आपके जिस बयान पे बवाल मचा, वो बयान ये था जिसमें आपने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश हो सकती है। राजनीतिक शब्द हमने नहीं इस्तेमाल किया। राजनीतिक शब्द एंकर साहब ने इस्तेमाल किया, हमने नहीं इस्तेमाल किया। अक्सर ऐसा होता है, जो बात हम कहते भी नहीं हैं वो इंटरव्यू लेने वाले साहब अपनी जबान से कह देते हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये आपने कहा। मैं इसमें अर्ज करूं आपसे, मैं इसमें जाहिर है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं आज तक, और अब खबर एक बड़े हादसे की। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल धराशाही हो गया, और जिस वक्त ये पुल टूटा उस वक्त इस पुल पर 2 बसें और 3 कारें चल रही थीं, जिनमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। अब इन्हें ढूंढा जा रहा है। नीचे उफनती हुई नदी और बल खाती हुई लहरें हैं, तो ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। कोस्ट गार्ड के इस हेलीकॉप्टर से लटका हुआ एक इंसान आप देख रहे हैं, और यहां ये नौसेना का हेलीकॉप्टर ठीक नदी के किनारे उतर रहा है। नदी के दोनों किनारों पर एनडीआरएफ की टीमें अपनी बोट के साथ पानी में उतर चुकी हैं। ये तस्वीरें देखकर आप भी सोच रहे होंगे आखिर इस जगह हुआ क्या है। नेवी और एनडीआरएफ की ये टीमें एक बड़े हादसे के बाद यहां पहुंची हैं, और हादसे का सबब है ये टूटा हुआ पुल। मुंबई गोवा हाईवे पर रायगढ़ के पास बना ये पुराना पुल सावित्री नदी के सैलाब को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भर भरा कर ढह गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस हाईवे पर 2 पुल हैं। एक पुल तो सही सलामत है, लेकिन दूसरा पुल पूरी तरह ढह चुका है। बात मंगलवार रात करीब 11:30 बजे की है। रोजाना की तरह पुल पर गाड़ियां आ जा रही थी। इसी बीच अचानक ये पुराना पुल भर भरा कर गिर पड़ा। जिस वक्त ये पुल गिरा उस वक्त इस पुल पर 2 बसें और 2 कारें थी। पुल के साथ ही ये चारों गाड़ियां भी पानी में गिरी, और देखते ही देखते लहरें उन्हें अपने साथ बहा ले गई। यहाँ पे मैं खड़ा था, और ऐसा ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग बोला, ये पुल जो है गिरा था, उतना पानी छलांग मार दिया तो मुझे पता चल गया कि ब्रिज टूट गया है। तो इसके बाद मैं यहाँ से दौड़ के आके जाके पूरा वहाँ का गाड़ी को रोकथाम किया हूँ। इसके लिए सब ये लोग को उधर से बचाया हूँ। जो एसटी बसेस है उसके अलावा
एक सफ़ेद कलर की तवेरा कार भी थी। जब ये ब्रिज का हादसा हुआ है तो उस तवेरा कार में जो 7 तकरीबन प्रवासी थे, ऐसा माना जा रहा है। पूरा परिवार था जो कि यहाँ से थोड़ी दूर चिपलून इलाका है, वहाँ पर उन्होंने रात का खाना खाया था, जिसके बाद वो मुंबई के लिए निकले थे और अब वो गायब हैं। तो उनके परिवारजन उनको ढूंढ रहे हैं। तो अब ये बात बहुत चौंका देने वाली है, अफसोसजनक भी है कि 22 लोगों के अलावा और 7 लोग एक परिवार के हैं जो ऐसा माना जा सकता है कि इस वक्त मिसिंग है। दूसरी अहम बात ये है कि चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवेज, जिनके अंतर्गत ये ब्रिज आता है, उन्होंने आज तक को ये बात कंफर्म की है कि 1928 में बनाया गया ये ब्रिज बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। अंग्रेजों के जमाने के बने इस पुल का आधा हिस्सा देखते ही देखते लहरों में समा गया। इस हादसे के शिकार लोगों की तादाद पहले 22 मानी जा रही थी, लेकिन सफेद रंग की टवेरा कार में बैठे लोगों को अगर शामिल करें तो इनकी तादाद 29 तक पहुंच जाती है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक नदी से 2 लाशें बरामद की हैं। रात में पुल गिरा और दिन निकलते ही मौके पर मजमा लग गया। रायगढ़ की डीएम शीतर उगाले और एसपी सुएज हक भी मौके पर पहुंच गए। नदी में जो तेज बहाव है उसकी वजह से सभी एजेंसीज को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी अड़चन आ रही है, मगर इन सभी अड़चनों का सामना करते हुए भी हम लोग अपने तरह से जो भी बेस्ट पॉसिबल है कर रहे हैं। रायगढ़ के पास हुए इतने बड़े हादसे की गूंज महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई। इस सारी घटना की जांच के आदेश हमने दिए हुए हैं। इसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो की गई है कि नहीं। इसके साथ साथ ऐसे जितने पुराने पुलिये हैं उसका भी एक ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट ये तुरंत किया जाए, ऐसे निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए गए हैं। और चूंकि अभी बारिश जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लगातार हो रही है, उसके चलते ऐसी कोई घटना न हो, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। घटना की खबर मिलते ही एनडीआरएफ भी हरकत में आया और मौके पर राहत और बचाव के लिए 50 जवानों की टीम रवाना की गई। ऐसी स्थिति में डाइवर्स को भेजना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी टीम वहाँ लगी हुई है और ये कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स को वहाँ भेजें और डाइवर्स अंदर जाकर डीप डाइविंग करके ये पता लगाएं कि कोई व्हीकल या कोई वाहन, बड़ी वाहन या छोटी वाहन वहाँ पे फंसी हुई तो नहीं है, और अगर कोई आदमी ट्रैप्ड है, कोई अगर पैसेंजर वहाँ ट्रैप्ड है, तो उसको किस प्रकार हम सुरक्षित निकाल सकें। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर इलाके में भारी बारिश के चलते सावित्री नदी में उफान आया और तेज लहरों का जोर ये पुराना पुल सह नहीं पाया और भर भरा कर गिर गया। बहरहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। पानी में गिरे बसों और कारों का कहीं अता पता नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। रायगढ़ के महाड से पंकज खेलकर और मुस्तफा शेख के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। सावित्री नदी के दोनों किनारों पर कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमों ने डेरा डाला हुआ है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, तो सेना के हेलीकॉप्टर्स भी पूरी तरह से लोगों और गाड़ियों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। लेकिन गंभीर स्थिति ये है कि अभी तक एक भी गाड़ी का पता नहीं चला है। सिर्फ 2 शव बरामद हुए हैं, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। सावित्री नदी के सैलाब में बची हुई जिंदगी की आस की तलाश चल रही है। टूटे पुल से गिरी बसों और कारों की खोज हो रही है। आसमान की तरफ सिर उठाइए तो हेलीकॉप्टर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे लहरों में एनडीआरएफ की मोटर बोट नजर आ रही है। जहां पर कल रात को घटना घटी है, ये ब्रिज जो आप देख सकते हैं, ये बारिश और नदी के पानी के प्रेशर की वजह से माना जा रहा है कि पूरा बह गया है। आप देख सकते हैं कि पिलर जो है थोड़े बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ओल्ड ब्रिज है, इसके बाजू से ही न्यू ब्रिज जाता है। पानी का बहाव इतना जोरों में है कि लोकल मदद लेने के बावजूद अभी तक जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो काफ़ी कामयाब नहीं हो पाई है किसी भी मिसिंग पर्सन को ट्रेस करने में। एनडीआरएफ की 4 टीमें महाड में पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ की हर टीम में 30-30 जवान शामिल हैं।
बचाव के लिए 12 मोटर बोट और 12 गोताखोर भी पहुंचे हैं। सभी मोटर बोट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कोस्ट गार्ड का चेतक हेलीकॉप्टर और नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर लापता लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सावित्री नदी है वो उफान पर है और साथ ही में जो राहत कार्य, बचाव कार्य है वो शुरू हो गया है। दूर आप देख सकते हैं कि जो कोस्ट गार्ड नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, दो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो एक तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है वो इस ब्रिटिश काल, जो अंग्रेजों के काल का जो पुल है वो टूटने से अंदर बह गई है। ये नदी उफान पर है। राहत और बचाव के लिए बड़े पैमाने पर पहुंची एनडीआरएफ और नेवी की टीमों के लिए ये रेस्क्यू इतना आसान नहीं है। सावित्री नदी उफान पर है और तेज लहरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लहर में गिरी बसों और कारों का क्या हाल हुआ होगा। लहरें इन्हें पल भर में कहां से कहां पहुंचा चुकी होंगी। इसके साथ ही इन लहरों में एनडीआरएफ की टीम के लिए मोटर बोट चलाना आसान नहीं है। लहरों से विपरीत दिशा में नाव ले जाना कितना मुश्किल है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में इन नावों के पलटने और डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, सुबह से हमने अपनी सारी टीमों के साथ 5-6 किलोमीटर तक का एरिया सर्च कर लिया है, लेकिन हमको सरफेस से कुछ नहीं मिला है। और राहत और बचाव की टीमों के सामने एक मुश्किल ये भी है कि जहां हादसा हुआ है उसके पास ही समंदर भी है। सावित्री नदी उसी समंदर में जाकर मिलती रही। अगर वक्त रहते हादसे के शिकार लोगों को तलाशा नहीं गया तो मुमकिन है पानी के तेज बहाव में बहते हुए ये लोग समंदर में समा जाएं। रेस्क्यू की एक और बड़ी समस्या है खराब मौसम। इस कोंकण रीजन में पिछले 5 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में खराब मौसम से निपटना भी रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ये वजह है कि राहत और बचाव कार्य में नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। ये हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी पूरी दक्षता के साथ काम कर रहा है। हमारी टीम को पहुंचने में भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जब मेरी टीम वहां पहुंची तो उसमें ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है कि पानी की वजह से, एक तो बारिश हो रही है और उसकी वजह से पानी का उफान जो है, वो पानी का सतह जो है बहुत ऊंचे लेवल पे, उसमें हमारी इन्फ्लेटेबल रबराइज्ड बोट्स जो है वो वर्क नहीं कर पा रही है, तो हमें डाइवर्स को स्टैंड अलोन करके भेजना पड़ने। सावित्री नदी की तेज लहरों में फंसे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू का दायरा बढ़ा दिया गया है। प्रशासन को अंदेशा है कि लहरें इन लोगों को काफी दूर तक बहा कर ले गई होंगी। इन लोगों की तलाश में नेवी के हेलीकॉप्टर पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। मुस्तफा शेख के साथ पंकज खेलकर, महाड, रायगढ़, आज तक। महाराष्ट्र की सावित्री नदी पर बना ये पुल 88 साल पुराना था और अभी 5 महीने पहले ही इस पुल का ऑडिट करवाया गया था। हर कसौटी पर यह पुल खरा उतरा था। तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि अगर पुल हर कसौटी पर खरा उतरा तो सैकड़ों लोग जो बह गए, उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आता ही घटना घडलेली ही दुर्दैवी आहे। इसके साथ साथ ऐसे जितने पुराने पुलिये हैं उसका भी एक ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट ये तुरंत किया जाए, ऐसे निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए गए हैं। और चूंकि अभी बारिश जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लगातार हो रही है, उसके चलते ऐसी कोई घटना न हो। इसे कहते हैं सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुल गिरने की वजहों की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सभी पुराने पुलों का ऑडिट कराया जाएगा। तो क्या सीएम साहब इस हादसे का इंतजार कर रहे थे? सावित्री नदी में सिर्फ एक ही पुल नहीं गिरा है, 2 बसों और 3 कारों के पानी में समाने की खबरें आ रही हैं, जिसमें 29 लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। सवाल एक नहीं, कई उठ रहे हैं। इन 29 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? 88 साल पुराने इस पुल पर गाड़ियां आखिर किसकी इजाजत से चल रही थी?
ऑडिट में कैसे इस जर्जर पुल पर गाड़ियां चलाने की इजाजत दी गई थी। इस पुल के पास जब एक नया पुल था तब इसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था। सावित्री नदी पर यह पुल अंग्रेजों के जमाने में 1928 में बना था। 88 साल पुराने इस पुल के बारे में जरा चीफ इंजीनियर का ये बयान सुनिए। क्या ये ब्रिज पहले कमजोर था और इस पे कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ब्रिजेस रहते हैं पीडब्ल्यूडी के रोड पे, नेशनल हाईवे पे, उसका इंस्पेक्शन का एक रेगुलर फॉर्मेट है और रेगुलर उसकी जो जिस लेवल के ऑफिसर ने वो चेक करना चाहिए वो डिसाइडेड रहता है। प्री मानसून इंस्पेक्शन होता है और ये पर्टिकुलर ब्रिज के लिए भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें कोई क्रैकिंग या कोई ऐसा डिलेबरेटेड कंडीशन का साइन नहीं था। नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर विनय देशपांडे का कहना है कि यह पुल भले ही पुराना था लेकिन 2 महीने पहले ऑडिट के दौरान इसकी मजबूती परखी गई थी और ये उस कसौटी पर खरा उतरा था। कुछ यही बात सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं। इंजीनियर की बात अगर सच्ची है तो सवाल उठता है कि यह पुल आखिर टूट कैसे गया। क्या सरकार ने इसकी ऑडिट ठीक से नहीं कराई या फिर ऑडिट रिपोर्ट में घपला किया गया। ऑडिट में पास होने के बावजूद तेज लहरों के सामने 88 साल पुराना यह पुल धराशायी हो गया। बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र सरकार और नेशनल हाईवे प्रबंधन इस पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मलाड, रायगढ़ में मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ एक बेहद दर्दनाक हादसा। जबरदस्त बारिश हो रही है और इसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है। एक पहाड़ गिरा, चट्टानें टूटी और वो सड़क पर आ गई। सड़क पर जा रही थी एक कार को बचाने के चक्कर में ड्राइवर से संतुलन बिगड़ा और वो गहरी खाई में जा गिरी। 3 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। ऐसा खौफनाक मंजर जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसा हादसा जिसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सीने में सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें देखिए। आसमान से बरसी आफत, सड़कों पर बिछ गए पत्थर, पहाड़ी के बीचों बीच लटकी हुई ये लाल रंग की कार और नीचे उफान मारती साल नदी की ये लहरें बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना खौफनाक रहा होगा। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा में साहा रोड की हैं। खबरों के मुताबिक चंबा से 6 किलोमीटर दूर साहा रोड पर मंगलवार की देर शाम इस कार में सवार होकर 3 युवक घर लौट रहे थे। वो अपने दोस्त को उसके घर छोड़कर आ रहे थे। तभी सड़क पर गिरे पत्थरों से बचने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई और खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम रात में ही यहां पहुंच गई, लेकिन नदी के तेज बहाव और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू नहीं हो सका। देखिए, ये रात की ही तस्वीरें हैं। आज सुबह फिर रेस्क्यू टीम ने काम शुरू किया तो नदी में गिरी कार को बाहर निकाला गया, लेकिन कार में सवार 3 युवकों का कोई पता नहीं चल सका। हमने जब इस गाड़ी को अपने पीडब्ल्यूडी की क्रेन को इस्तेमाल करते हुए इसको बाहर निकाला तो उसको थोड़ा चेक किया तो उसमें वो तीनों के बॉडियां नहीं मिली है, जिसके लिए हमने एक सर्च अभियान ने चलाया जो कि अपने नीचे जो मेन डैम है वहाँ तक इसकी सर्च की जा रही है। पुलिस प्रशासन और होमगार्ड के जवान पानी में डूबे 3 युवकों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन को अंदेशा है कि 3 युवकों की मौत हो चुकी है और उनके शव तेज बहाव के चलते काफी दूर तक बह गए होंगे। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।